हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आपका टॉपिक है बेटे राइज ऑफ अर्बन मार्केट्स एंड सेंटर्स। औपनिवेशिक शासन के दौरान जो नए शहरी केंद्रों का विकास हुआ था उन पर एक निबंध है या उनकी आलोचनात्मक निबंध बोल सकते हैं या उन पर लेख बोल सकते हैं कि नगर क्या है। सबसे पहले करेंगे हम नगर कि नगर क्या है, कि नगर से संबंधित जो नगरीकरण है उसकी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को सुलझाने से पहले नगर क्या है यह समझ लेना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पहले नगर आता है उसके बाद नगरीकरण। वास्तव में क्या होता है कि नगर की कोई निश्चित परिभाषा देना बड़ा कठिन कार्य है। मोटे तौर पर हम यह कह सकते हैं कि नगर सामाजिक विभिन्नताओं का वह समुदाय है जहां द्वितीयक समूहों तथा नियंत्रणों, उद्योग एवं व्यापार, घनी आबादी, अवैयक्तिक संबंधों की प्रधानता हो। अतः हम कह सकते हैं कि नगर एक ऐसा जन समुदाय होता है जिसकी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। नगरों में अनेक तरह के जैसे उद्योग धंधे हैं, व्यापार है, वाणिज्य होते हैं। इस कारण देश विदेश के विभिन्न भागों से प्रत्येक जाति, प्रजाति, धर्म एवं वर्ग के लोग नगर में आकर बस जाते हैं, जिसको हम नगर बोलते हैं। कहते हैं ना, अनेक जातियों के लोग रहते हैं, अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, वर्ग के लोग, बहुत सारे वर्गों के लोग रहते हैं, जो एक बहुत बड़ा नगर बन जाता है। इसीलिए नगर की आबादी केवल अधिक ही नहीं होती बल्कि उस आबादी में एक रूपता होती है, विभिन्नता होती है। आबादी अधिक होने अर्थात नागरिक समुदाय का जो आकार है वो बड़ा होने के कारण ज्यादातर लोगों के साथ हमारा जो व्यक्तिगत पर्सनल संबंध होता है वो स्थापित नहीं हो पाता, और इसी कारण नगर में द्वितीयक समूहों एवं नियंत्रणों की प्रधानता होती है। पर इन सभी विशेषताओं का विकास एकाएक नहीं हो जाता। एक क्रमिक प्रक्रिया के रूप में एक समुदाय के जीवन में इन विशेषताओं का विकास होता है और इसी प्रकार को नगरीकरण कहते हैं। सही मायने में नगरीकरण का अर्थ क्या है? आवाज आ रही है सभी को? स्पष्ट है नगर क्या होता है? नगरीकरण का अर्थ या नगर क्या है? नागरिक जीवन की विशेषताओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया। नागरिक जीवन की जो विशेषताएं हैं उनको प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसको नगरीकरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्राम धीरे धीरे नगर में परिवर्तित हो जाता है, और यह वह प्रक्रिया है जिसके ग्राम की परिस्थितिगत अवस्थाओं में इस बाती परिवर्तन हो जाता है कि वह फिर ग्राम नहीं रह जाता। वहां के लोगों के जीवन में शहरीपन आ जाता है। बर्गेल ने भी एक अपनी परिभाषा दी है। बर्गेल ने गांव को नगरीय क्षेत्र में रूपांतरित होने की प्रक्रिया को ही नगरीकरण की संज्ञा दी। आगे करेंगे। कुछ बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, उनका हो नहीं रहा। शायद प्रीति शायद ज्वाइन कर रही है, उसका हो नहीं रहा, हो जाएगा। चलिए आगे करते हैं कि इस दृष्टिकोण से ही किसी ग्रामीण समुदाय में धीरे धीरे उद्योग धंधे, व्यापार, वाणिज्य, शिक्षा संस्थाओं आदि का स्थापित हो जाना और किसी के फलस्वरूप वहां विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय व वर्ग के लोगों का आकार 10 लाख फलतः आबादी घनी हो जाना, अनेक तरह के पेशों का पनपना, यातायात संचार के साधनों में विकास होना, जनसंख्या के दबाव के कारण समुदाय के क्षेत्र में निरंतर विस्तार होना, बड़े पैमाने में उत्पादन का होना, पुलिस कोर्ट आदि की क्रियाशीलता बढ़ाना एवं व्यक्तिगत संबंधों का न होना नगरीकरण की प्रक्रिया के द्योतक है।
भूतकाल में नगरीकरण के निर्धारक तत्व। नगरीकरण की प्रक्रिया को भूतकाल में प्रोत्साहित करने वाले 7 कारकों का उल्लेख हम यहाँ कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा खाद्य सामग्री का आधिक्य। बेटे सभी अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए। खाद्य सामग्री का आधिक्य कि यह मानी हुई बात है कि नगरों की उत्पत्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक ग्राम में खाद्य सामग्री का आधिक्य न हो। प्राचीन समय में स्थिति यह थी कि आधिक्य देश के या आसपास के ग्रामों में होना जरूरी था, क्योंकि यातायात के उत्तम साधन मौजूद नहीं थे। कुछ भी हो, नगरों की उत्पत्ति के लिए ग्रामों में खाद्य सामग्रियों का आधिक्य परमावश्यक है। नगर निवासियों के लिए खाद्य सामग्री ग्राम से ही आती है और सभी तरह के अनाज, दालें, फल व तरकारियां गांव में ही उत्पन्न होते हैं, और इस कारण जब तक ग्राम में केवल उतना ही उत्पादन होगा जितना की उन्हें जरूरत है, तब तक नगर का जन्म असंभव है, और ग्राम में खाद्य सामग्रियों का आधिक्य होने पर ही नगर का जन्म संभव होता है। और एक मायने में सच में यह कहा जाए कि हर कोई जो पहले जहाँ एक उगाता था वहां गेहूं के दोनों को उगा सकता है, नगरों के विकास में अंशदान करता है। प्राचीन समय में यह आधिक्य जबरदस्ती कार्य लेकर गुलाम प्रथा एवं राजाओं द्वारा कर आदि के रूप में प्राप्त किया जाता था, पर धीरे धीरे कृषि कला में उन्नति होने पर उत्पादन में भी वृद्धि होती गई। सेकंड पॉइंट है आपका परिवहन के साधन का आविष्कार। केवल खाद्य सामग्रियों का आधिक्य ही भूतकाल में नगर की उत्पत्ति के लिए पर्याप्त न था, जब तक कि उन सामग्रियों को नगर तक लाने के साधन भी उपलब्ध न हो। इस कारण नगरों की उत्पत्ति तब तक ही हुई जब परिवहन के साधनों का विकास हुआ, और इस कारण भूतकाल में पहिए एवं नावों का आविष्कार और पशुओं द्वारा माल ले जाने के ज्ञान ने नगरों की उत्पत्ति में बहुत बड़ा योगदान दिया। उसमें क्या था कि बैलगाड़ी थी, नाव थे, पशुओं के द्वारा ही ग्राम से खाद्य सामग्रियों द्वारा नगर को ले जाई जाती थी। थर्ड पॉइंट है आपका अनुकूल भौगोलिक अवस्था। नगरों की उत्पत्ति उन स्थानों पर होनी स्वाभाविक थी जहाँ की जो भौगोलिक अवस्थाएं हैं वो अपने जो सुविधाजनक हो, जैसे बहुत अधिक गर्मी या सर्दी न पड़ती हो, या जंगल, पहाड़ या रेगिस्तान न हो इत्यादि। संपेक्ष में जहां लोग सरलता व आराम से रह सके, और जहां उन्हें ग्राम से सरलता से खाद्य सामग्री प्राप्त हो सकती हो। यही कारण है कि जगत के जो प्रारंभिक नगर नील है, टिग्रिस है आदि नदियों की घाटियों पर बसे थे, और भारतवर्ष में भी गंगा, यमुना व सिंधु नदी के किनारे अनेकों प्राचीन नगर बसे मिलते हैं। नदियों के किनारे होने के कारण नाव आदि के द्वारा ग्राम से खाद्य सामग्रियों की पूर्ति सरलता से हो सकती थी। क्लियर है बेटे? यहाँ तक समझ में आ रहा है? हाँ जी, साथ के साथ अपने पॉइंट। हाँ जी बेटे, आपका ये है राइज ऑफ अर्बन मार्केट्स एंड सेंटर्स। ठीक है, मैंने कल भी कहा था आपको कि आप 5 मिनट के अंदर अपना लिंक ज्वाइन किया करो। जब ये पता है 10 बजे क्लास है तो आप 20-20 मिनट लेट होते हो। अब ये तो ट्राई तो अभी करने लगी थी ना। चलिए, फोर्थ है आपका सामाजिक संगठन का एक स्वरूप। इस संबंध में श्री डेविस के अनुसार केवल खाद्य सामग्रियों के आधिक्य अथवा केवल जनसंख्या के बढ़ जाने से ही नगर की उत्पत्ति नहीं होती एवं न ही कहीं हुई है। इनके साथ साथ सामाजिक संगठन का एक स्वरूप भी होना चाहिए, जिसकी प्रमुख विशेषता यह होगी कि समाज में इस तरह के लोग, जैसे कि जो राजा हैं, धार्मिक सरकारी अधिकारी होते हैं, व्यापारी, कारीगर आदि होते हैं, भी होंगे, जिनका खेती बाड़ी से कोई संपर्क न होने के कारण वे नगर में रह सकते थे और अपनी प्रभुता के कारण खाद्य सामग्रियों को प्राप्त कर सकते थे। यह तब ही संभव था जब कुछ लोगों के द्वारा अधिक से अधिक लोगों के लिए खाद्य सामग्री उत्पन्न की जा सके।
इस तरह कुछ लोगों को खेती का बाड़ी के कार्य से अवकाश मिल सके और वे कृषि से संबंधित न हो, ऐसे काम को करने के लिए वे नगर में जाकर बस गई। इसी के ऊपर सामाजिक संगठन के ऊपर श्री ब्रिस्टिट श्री ब्रिस्टिट ने अपने विचार प्रकट किए हैं। उसने कहा है कि कृषि नगर को संभावित बनाती है, किंतु स्वयं संस्कृति विशेषकर सामाजिक संगठन के स्वरूप में उसे अधिक सत्यता का रूप देती है और यथार्थ में उसे उत्पन्न भी करती है। भारत में नगरों की उत्पत्ति भूत समय में बहुत अधिक कम होने का एक कारण यह भी था कि इस देश का सांस्कृतिक प्रतिरूप मतलब कल्चरल है वो आधारभूत रूप से कृषि था। फिफ्थ पॉइंट आपका सैनिक शिविर की स्थापना कि भूतकाल शक्ति के आधार पर भी नगरों की उत्पत्ति हुई थी और इसका सबसे सरल रूप सैनिक शिविर की स्थापना था। युद्ध में हराकर विजयवर्ग ने पराजित लोगों पर अपना अधिकार जमा लिया था। ग्राम से दूर अपना शिविर स्थापित करके बस गए, जो कि धीरे धीरे एक नगर के रूप में विकसित हो गया। भारत में दिल्ली आदि नगरों की उत्पत्ति प्राय इसी कारण से हुई और इसीलिए श्री बर्गेल ने लिखा है कि संक्षेप में यह माना जाता है कि सर्वप्रथम नगर पराजित जनसंख्या के क्षेत्र में स्थापित स्थायी सैनिक शिविर थे। नेक्स्ट है आपका धार्मिक महत्व के स्थान। नगरों की उत्पत्ति बहुधा धार्मिक आधारों पर भी होती है, विशेषकर भारत जैसे देशों में जहां धर्म का बहुत अधिक महत्व रहा हो। भारतवर्ष में अनेक प्राचीन नगर प्रयाग, काशी, हरिद्वार आदि की उत्पत्ति एवं विकास इन संस्थानों के धार्मिक महत्व के कारण ही हुआ। तीर्थ यात्रियों के लिए सुख व सुविधाओं को जुटाने के लिए अनेक व्यक्ति जैसे व्यापारी, दुकानदार आदि उस स्थान पर जाकर बस जाते थे। सरकार की तरफ से भी जरूरी प्रबंध होता था और इस तरह वह स्थान धीरे धीरे नगर के रूप में विकसित हो जाता था। आपका इसी में है सेवंथ पॉइंट, लास्ट जो पॉइंट आपका सांस्कृतिक अथवा आर्थिक महत्व। नगरों का सांस्कृतिक या आर्थिक महत्व भी नगरों की उत्पत्ति का एक कारण था। बहुत पहले से ही व्यापार एवं शिक्षा की सुविधाएं नगर के प्रमुख आकर्षण थे। पाटलिपुत्र का विकास नगर के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय के कारण हुआ था। ढाका की उत्पत्ति में व्यापार का सबसे प्रमुख हाथ था। भारत में ऐसा भी हुआ है कि राजा जिन स्थानों में रहते रहे वहां किसी विशेष उद्योग या दस्तकारी को उन्होंने प्रोत्साहित किया है, उससे संबंधित कारीगर उस स्थान पर इकट्ठे होते रहे हैं। वह स्थान धीरे धीरे नगर के रूप में विकसित हो गया और कन्नौज, मुरादाबाद, बरेली आदि नगरों के इतिहास के अध्ययन से यह बात स्पष्ट होती है। ये थे आपके भूतकाल में नागरिकरण के निर्धारित तत्व, जिसमें आपका मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। जिसमें फर्स्ट पॉइंट आपका खाद्य सामग्री का अधिक्य, सेकंड पॉइंट है परिवहन के साधन का आविष्कार, थर्ड है आपका अनुकूल भौगोलिक अवस्था, फोर्थ है सामाजिक संगठन का एक स्वरूप, फिफ्थ आपका सैनिक शिविर की स्थापना, सिक्स है धार्मिक महत्व के स्थान और सेवंथ आपका सांस्कृतिक अथवा आर्थिक महत्व। क्लियर है सभी को? ठीक है बेटी, नेक्स्ट क्लास करती हूँ मैं आपकी 5 मिनट में। ठीक है, दूसरा लिंक ज्वाइन, इसी लिंक को मैं दोबारा से शेयर कर दूंगी आपका 2 मिनट के अंदर। ठीक है, ओके बेटी।